अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ इर्तिका बाय अरम जावेद और सज्जल अल्ताफ़ का सेकंड एपिसोड लेकर। तो अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। काबिल के दुश्मनों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो काबिल के दुश्मन होते हैं। ये जुमला सुनते ही उस आदमी के तासुरात बदल गए। चेहरे से सारा गुरूर गायब हो गया। आंखों में जो धमकी और अकड़ थी वो लम्हों में खौफ में बदल गई। ऐसा खौफ जैसे किसी पुराने और भयानक ख्वाब ने अचानक आंख खोल दी हो। वो नाम शायद उसे कुछ बहुत बुरा याद दिला गया था। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, जिंदगी की भीख मांगते हुए रोने लगा। खुदा के लिए छोड़ दो, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज। सामने खड़ा शख्स खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, ओह सच? तुमने गलती से 2 लड़कियां अगवा कर ली और गलती से ही उन्हें बेच भी दिया? वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। आदमी के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। अगले लम्हे एक एक करके उसके नाखून तोड़े जाने लगे। चीखें फिजा में गूंजने लगी। दर्द, ऐसा दर्द जिसमें आवाज भी साथ छोड़ दे। यहाँ कोई नहीं आएगा, वो शख्स सुकून से बोला। ना कोई बंदा, ना बंदे की जात। आदमी के हाथ खून से भर चुके थे। वो तड़प रहा था, चीख रहा था। एक मासूम सा सवाल पूछ सकता हूँ? उस शख्स ने उसके करीब आकर पूछा। प्लीज माफ कर दो। भीख खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो शख्स झुका और आहिस्तेगी से बोला, जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है उसके बाद मर जाना तुम्हें बेहतर लगेगा। खैर, सवाल पर वापस आते हैं। वो जरा रुका। कभी सोचा कि कल को तुम अपनी बेटी के आंसू साफ करोगे क्योंकि उसका वास्ता तुम जैसे किसी शख्स से पड़ेगा? आदमी अभी भी गिड़गड़ा रहा था। अगले लम्हे उसके जिस्म पर पेट्रोल डाला गया। चीखें तेज हो गई। उस शख्स ने सुकून से सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ, क्लासिक रिवेंज। जलती हुई सिगरेट पेट्रोल पर फेंक दी जाती है, शोले भड़क उठते हैं। उस शख्स ने फोन जेब से निकाला, एक नंबर डायल किया। मार दिया उसे काबिल, बच्चों को भी बचा लिया है। फोन बगैर किसी जवाब के बंद हो जाता है। सुबह का वक्त था। दफ्तर की शीशे से बनी बुलंदोबाला इमारत सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में जगमगा रही थी, जैसे ये इमारत खुद अपनी कामयाबी पर नाज़ा हो। मगर उस चमक के बीच माया के अंदर एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। ऐसा अंधेरा जो थकान और खौफ से जन्म लेता है। वो आज दफ्तर देर से पहुंची थी। एक हफ्ते से मुसलसल ओवरटाइम ने उसकी नींद छीन ली थी। रातें बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती, छत को तकते तकते आंखें जलने लगती और अक्सर वो रोते रोते सो जाती थी। अजीब बात यह थी कि अब रोना ही उसके लिए सुकून बन चुका था। जैसे आंसू ना बहे तो दिल का बोझ सांस लेना भी मुश्किल कर दे। आज वो मीटिंग के लिए 30 मिनट लेट थी। दिल में एक अनजाना सा खौफ था, जैसे हर कदम के साथ कोई डांट, कोई तजलील उसका इंतजार कर रही हो। दफ्तर में दाखिल होते ही उसने थका हुआ सांस लिया, बैग मेज पर रखा और जैसे ही पीछे मुड़ी वो वहीं रुक गई। सामने एक शख्स खड़ा था। माया का दिल जोर से धड़का। लम्हा भर को यूं लगा जैसे दिल ने अपनी जगह बदल ली हो। उसका वजूद हद से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा चंद लम्हों के लिए साकित हो गई हो। कैसी हो? परेशान लग रही हो? उस शख्स ने पुरसकून हमवार लहजे में पूछा। माया चौंक गई। हाँ, हम नहीं, मेरी मीटिंग है। उसकी आवाज खुद उसके कानों में अजनबी लगी। 30 मिनट लेट हो, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। जाओगी? नहीं गई तो सर साथ मुझे निकाल देंगे। माया घबराहट में बोली, मेरे लिए कंपनी का इंटर्नशिप लेटर बहुत जरूरी है। वो इत्मीनान से बोला, जैसे ये सब कोई मामूली बात हो। 1 मिनट से कुछ नहीं होता, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। माया समझ नहीं पा रही थी कि रद्द-ए-अमल क्या दे। उसका दिल पीछे हटने को कह रहा था, मगर आंखें उस शख्स को छोड़ने पर आमादा नहीं थी। वो बस उसे देखे जा रही थी, चोरी छुपी निगाहों से। उस शख्स में कोई ऐसी कशिश थी जो लफ्जों के बगैर खामोशी से अपनी तरफ खींच रही थी। वो शख्स मुड़ा और चल पड़ा। माया चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। दिल और दिमाग की कश्मकश में सांसें तेज हो गई। फिर जैसे खुद को समेटा, हिम्मत जमा की और उसके पीछे चल पड़ी। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ। माया ने जैसे ही लिफ्ट की बंद होती हुई बत्तियां देखी, उसका दिल घबरा गया। उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जैसे वो किसी ऐसी हद को पार कर रही हो जहां से वापसी आसान नहीं होती।
वो तेज कदमों से आगे बढ़ी। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे कि उस शख्स ने पाँव आगे बढ़ा दिया। दरवाज़ा दोबारा खुल गया। माया फौरन अंदर आ गई। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। खामोशी छा गई। माया बेचैनी से खड़ी रही। जहन में हजार सवाल थे। उस शख्स के हाथ जेब में थे, चेहरा पुरसुकून, हद से ज़्यादा मुतमईन। ऐसा इत्मीनान जो या तो बहुत बड़ी ताकत से आता है या बहुत बड़ी बेहिसी से। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर गुजरता फ्लोर माया के दिल की धड़कन को तेज करता जा रहा था। आदाद उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे और दिल जैसे हर नंबर पर थोड़ा और डूब रहा था। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी। वो शख्स बाहर निकला। माया के दिल में हल्का सा खौफ उभरा, जैसे किसी अनजानी गहराई के किनारे पर खड़ी हो। सब ठीक है माया, आ जाओ। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। माया ने कुछ सोचे समझे बगैर उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। वो शख्स दरवाजा खोलकर इमारत की छत की तरफ चल पड़ा। 47वीं मंजिल। हवा तेज थी, बालों को बिखेरती, कपड़ों से टकराती। नीचे शहर एक बेजान नक्शे की तरह फैला हुआ था। छोटी छोटी गाड़ियां, नन्हे नन्हे चिराग, जैसे सब बहुत दूर हो। माया ने रफ्तार आहिस्ता कर दी। कैसी हो? उसने दोबारा पूछा। माया ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, पता नहीं। क्यों? मुझे एंजाइटी होती है। माया की आवाज़ भर आई। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी ज़ाया कर रही हूँ। वो शख्स हंस दिया, हल्की बेजान हंसी, जिसमें खुशी नहीं सिर्फ तजर्बा था। कभी मरने की कोशिश की है? माया चौंक गई। क्या? फिर जिंदा क्यों हो? माया ने लब काटे। पता नहीं, क्योंकि तुम जिंदा रहना चाहती हो। माया की आंखों में आंसू भर आए। जीना भी मुश्किल लगता है और रोज रोती हूँ। वो शख्स छत के किनारे जाकर खड़ा हो गया, बगैर किसी जज्बे के, जैसे गहराई उसके लिए मायने न रखती हो। आओ माया। माया को लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। हवा तेज थी, नीचे गहराई खौफनाक। अगर मैं गिर गई तो? उसने कांपती आवाज में कहा। कुछ नहीं होगा। वो सुकून से बोला, मुझ पर यकीन करो। ना जाने क्यों माया को उस पर यकीन आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, किनारे पर पहुंची। नीचे देखा, 47 मंजिलें। सर चकराया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। 1 2 3। माया लड़खड़ाई, चीख उसके गले में अटक गई। अगले ही लम्हे माया की कलाई उसके हाथ में थी। माया ने आंखें खोली, वो बिल्कुल ठीक थी। उस शख्स का हाथ उसकी कलाई में था, मजबूत, पुरएतमाद। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो खौफ के बीच भी अजीब सा सुकून दे जाए। माया नहीं जानती थी कि ये सुकून था या खौफ, बस कुछ महसूस होना बंद हो गया था। उसे यकीन था वो हाथ नहीं छोड़ेगा। वो उसे अभी अजनबी क्यों लग रहा था? वो काबिल था। तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा माया। काबिल की आवाज़ नरम थी, मगर उस नरमी में भी वजन था। तुम जीना चाहती हो, दुखों में रहकर कमज़ोर हो जाओगी तो एक दिन पछताओगी कि हर चीज़ से क्यों डरती रही। उसने माया को आहिस्तेगी से ऊपर उठाया, जैसे उसे मालूम हो कि गिरने नहीं देगा। वो उसे वापस छत के किनारे से हटाकर महफूज जगह पर बैठा देता है। हवा अब भी तेज थी, बालों की लटियां बेतरतीब चेहरे पर आ रही थीं। इमारतों के दरमियान सीटी सी बजाती सर्द हवा, मगर माया के दिल का शोर जो कुछ लम्हे पहले उसके सीने को फाड़ रहा था, अब कहीं दब सा गया था, जैसे किसी ने अंदर के तूफान पर हाथ रख दिया हो। माया, तुम बहुत मजबूत हो। काबिल ने उसके तरफ देखते हुए कहा। डरना छोड़ दो, तुम बहुत खास हो। मेरे पास तुम्हारे लिए नया काम है। काबिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे बात मामूली हो। कैसा काम? माया ने हिचकिचाते हुए पूछा। सब पता चल जाएगा, काबिल ने पलटते हुए कहा। सबसे पहले हम तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म कर रहे हैं। वो लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सर। माया घबरा कर बोली। मेरा करियर उस पर डिपेंड करता है सर। काबिल ने आंखें बंद की, लिफ्ट के सामने रुका और बटन दबा दिया। धीमी सी बीप की आवाज़ गूंजी। मेरा ख्याल है ज़मान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने के बाद करियर की फिक्र नहीं होनी चाहिए। माया खामोश हो गई। उसके जहन में सर साद का ख्याल आया, वो शख्स जो कॉफ़ी गिरने पर भी ओवर टाइम दे देता था, अपनी सेक्रेटरी का जीना मुश्किल कर देता। सर, मुझे नहीं लगता सर साद को पसंद आएगा कि मैं उनकी सेक्रेटरी बनूं। माया ने सहमी हुई आवाज़ में कहा। काबिल लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। किसने कहा कि तुम साद की सेक्रेटरी बन रही हो? माया अभी भी बाहर खड़ी थी। तो फिर? उसने मासूमियत से पूछा।
कंपनी में कुछ छोटी सी तब्दीलियां हो रही हैं। माया उलझन में पड़ गई। आ जाओ माया, काबिल ने मुड़कर देखा, वरना यहीं रह जाओगी। वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हो चुका था। माया अभी बाहर ही खड़ी थी। उसकी नज़र उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। सुरमई, न मुकम्मल स्याह न मुकम्मल रोशन, वो रंग जो मौसम की तरह होता है, न साफ न तूफानी, बस गहरा। वो चाहती थी कि नजरें हटा ले, मगर जैसे कोई अनदेखी डोर उसे वहीं बांधे हुए थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे थे। माया को एक लम्हे के लिए लगा कि अगर वो पीछे रह गई तो कुछ हमेशा के लिए खो देगी। माया, काबिल ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। माया चौंक कर अंदर आ गई। क्या सर साथ कंपनी छोड़ रहे हैं? काबिल ने उसकी आंखों में संजीदगी से देखा, फिर वो मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट गैर जरूरी हद तक खूबसूरत थी। नहीं माया, तुम्हारे सर साथ कहीं नहीं जा रहे। वो जरा रुका। पहले ये बताओ, 2 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी समझ में आती है? माया को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मुफ्त की ओवर टाइम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए, और अब अचानक जमान ग्रुप की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। काबिल लिफ्ट की छत की तरफ देख रहा था, चेहरे पर इत्मीनान। मैं हाँ समझूं? आप मजाक कर रहे हैं? माया ने हैरत से पूछा। काबिल ने उसकी तरफ देखा। नहीं माया, तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ, माया ने हिम्मत करके कहा। आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? बाकी बातें बाद में, काबिल ने कहा। उसी लम्हे लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो बाहर निकला। माया ने कदम रोक लिया। दिल जोर से धड़क रहा था। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? काबिल ने बगैर पीछे मुड़े जवाब दिया। काबिल। फिर वो रुक कर पीछे मुड़ा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, नरम मगर पुरइसरार। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे रास्ता खुद पीछे हट रहा हो, पुरएतमाद, खामोश मगर हावी। माया लिफ्ट से बाहर आई। उसका दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था कि ये सब हकीकत है। वो आहिस्ता कदमों से वापस अपनी डेस्क पर आई। कीबोर्ड्स की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ, सब वैसा ही था, मगर माया बदल चुकी थी। तुम मीटिंग में नहीं आई, सब ठीक है? उसकी कॉलीग ने कुर्सी घुमाते हुए पूछा। माया किसी ख्याल में खोई हुई थी। आंखें स्क्रीन पर थीं, मगर जहन कहीं और, वहाँ जहाँ काबिल की मौजूदगी अभी तक फिजा में तहलील नहीं हुई थी। लो, कॉलीग ने ज़रा ऊंची आवाज़ में उसे मुतवज्जा किया। माया चौंकी। मैं लेट हो गई थी, किसी ने कुछ कहा? तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, वो मुस्कुराई। सबकी हाजिरी लगी है, तुम्हारे सिवा। शायद मैम ने नज़रअंदाज कर दिया। माया जानती थी ये इत्तेफाक नहीं है। काबिल का आना, वो मुख्तसर मुलाकात, वो चंद फैसले जो खामोशी से हो गए। पूरे फ्लोर पर काबिल के नाम कसाया था। लोग उनका नाम लेते हुए आवाज़ नीची कर लेते थे, जैसे दीवारें भी सुन सकती हों। खौफ, इज्जत या शायद दोनों, मगर माया को यकीन नहीं आ रहा था। वो इतने सख्त, इतने खौफनाक कैसे हो सकते थे? वो तो अच्छे इंसान लगते थे, फिर सब उनसे डरते क्यों थे? वो पूरी तरह खुश भी नहीं हो सकी। जब भी वो हंसती, दिल के किसी कोने में एक अनजाना तशवीर जाग उठती। ऐसा लगता जैसे खुशी पर कोई गैर मरी पाबंदी हो। माया, आपको एग्जीक्यूटिव फ्लोर के मेन ऑफिस में बुलाया गया है। फ्लोर मैनेजर की आवाज़ सुनकर उसके ख्यालात बिखर गए। माया के दिल में बेचैनी दौड़ गई। मेन ऑफिस? वहाँ सर साद होते थे। क्या सर साद ने बुलाया है? माया ने आहिस्ता से पूछा, जैसे जवाब पहले ही जानती हो। जी। ओके मैम। माया ने हिम्मत जमा की। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। एग्जीक्यूटिव फ्लोर का माहौल हमेशा सर्द और खामोश रहता था। चमकती दीवारें, भारी दरवाजे, और वो खामोशी जो बातों से ज्यादा कह जाती थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और ऑफिस में दाखिल हुई। अंदर सरसाद मौजूद थे। वो अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे। सामने लैपटॉप खुला था और चेहरे पर वही बेतासुर संजीदगी। माया का दिल जोर से धड़का। सरसाद ने एक मुख्तसर नज़र उस पर डाली और बैठे बैठे अंदर आने का इशारा किया। वो फाइल पकड़ लो, उन्होंने सख्त मशीनी लहजे में कहा। आज का दिन बस यही काम है, ध्यान से पढ़कर साइन करना। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। माया को लगा वो कुछ और कहेंगे, कोई सवाल, कोई वजाहत, कोई जुमला, मगर वो दोबारा लैपटॉप में मसरूफ हो गए, जैसे माया वहाँ मौजूद ही ना हो। माया ने फाइल उठाई। कागजों का वजन हाथ में गैर मामूली लगा। सर, शुड आई लीव? हाँ, साद ने बेतासुर अंदाज में कहा। सुबह काबिल से मिल लेना, वो गाइड कर देंगे। बस इतना ही, ना लहजे में नरमी, ना सख्ती, सिर्फ एक फैसला। माया खामोशी से फाइल लिए बाहर निकल गई।
دروازہ بند ہوا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ قابل؟ اب وہ نام صرف ایک سوال نہیں رہا، وہ اس کے آنے والی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ صبح کی نرم روشنی شیشے کی کھڑکی سے پھسلتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سعد اپنی لکڑی کے بڑے سے اسٹڈی ٹیبل پر جھکا ہوا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈیٹا کی لائنیں جگمگا رہی تھیں۔ ایک ہاتھ ماؤس پر تھا اور دوسرے میں کافی کا مگ جس سے بھاپ کے باریک مرگولے اٹھ رہے تھے۔ وہ بے دھیانی میں کافی کا گھونٹ لے رہا تھا، جیسے ذائقہ نہیں صرف عادت نبھا رہا ہو۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، سعد نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور زنیرہ اندر داخل ہوئی۔ سعد کے لیے جیسے صبح یکایک ناگوار ہو گئی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے زنیرہ کو ایک سرد ناگواری سے بھری نظر سے دیکھا، جیسے اس کی موجودگی ہی کسی خلل کا سبب ہو۔ زنیرہ نے جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے سفید رنگ کی انر شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے ساتھ سفید بیگی پینٹ تھی۔ اوپر سے لمبا کوٹ اس کے لباس کو سادہ مگر مرتب انداز دے رہا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پر چشمہ رکھا تھا اور ایک کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں سامنے رکھے ہوئے صوفے کی طرف بڑھی اور بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، موٹی سی، تھوڑی سی پرانی، جس کے کنارے ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک ناول تھا۔ سعد مسلسل اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی سوال، کوئی اعتراض زبان پر آ کر رک گیا ہو۔ دوسری طرف زنیرہ کتاب میں اس طرح ڈوبی ہوئی تھی جیسے وہ کمرہ، وہ لوگ، وہ کشیدگی سب کسی اور دنیا کی چیزیں ہوں۔ اس کی آنکھیں صفوں پر تیزی سے چل رہی تھیں، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سعد نے دل ہی دل میں سوچا، آج قابل بھی آ رہا ہے، آج اس کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ زرین اندر داخل ہوئی۔ اس نے سعد کو سلام کیا۔ سعد نے سر اٹھا کر مختصر سا جواب دیا اور فوراً لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے بات چیت سے زیادہ اسے ڈیٹا عزیز ہو۔ قابل صاحب نے کب آنا ہے؟ زرین نے سیدھا سوال کیا۔ سعد نے ایک لمحے کو رک کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ جب بیرونی سفر کر کر آتا ہے تو اس کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ قابل اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ زرین کے لہجے میں حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ وقت کا مذاق اڑانے والا شخص اتنی بڑی کمپنی کیسے چلا رہا ہے؟ سعد نے ہلکا سا کہکا نہیں، بس ایک خشک مسکراہٹ دی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کا مالک رہا ہے اور بدقسمتی سے۔ وہ رکا، جیسے کوئی پرانی یاد زبان پر آنے سے پہلے ہی بھاری ہو گئی ہو۔ وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا، لاپرواہ بھی اور غلط بھی نہیں، زرین نے آہستہ کہا۔ انٹرسٹنگ، اگر وہ غلط ہوتا، سعد کا لہجہ شکستہ سا ہو گیا، تو مجھے کبھی نہ کبھی اسے کچھ کہنے کا موقع ملتا۔ زرین نے دل ہی دل میں قابل سے بھی امیدیں چھوڑ دی۔ 12 سال پرانا معاملہ اور ایسا شخص انصاف کرے، بہت مشکل تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ سعد مسلسل کام میں مصروف رہا، انگلیاں کی بورڈز پر چلتی رہیں، نظریں ڈیٹا سے نہیں ہٹیں۔ زرین اپنے موبائل پر دستاویز کھولے بیٹھی تھی، اہم نکات نوٹ کر رہی تھی، ممکنہ دلائل ذہن میں ترتیب دے رہی تھی۔ اور زنیرہ، وہ اپنے ناول کے آخری حصے میں داخل ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہانی کے ساتھ جڑ چکی ہو۔ اچانک سعد کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ صرف 4 لفظ، وہ آ گئے ہیں سر۔ سعد نے فون کان سے ہٹایا، انتظار اپنے اختتام کے قریب تھا۔ اوکے، اس نے بالکل نارمل لہجے میں کہا اور فون رکھ دیا۔ قابل 5 منٹ میں آفس پہنچ جائے گا، سعد نے زرین کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ پھر آپ اپنی تسلی کر کے میرا پیچھا چھوڑ سکتی ہیں۔ لہجے کی تلخی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زرین نے آنکھیں اٹھائی۔ آپ کو اپنا لہجہ درست کرنا ہوگا سعد، اگر قابل نے ناانصافی کی تو یہ کیس لمبا چلے گا۔ امید ہے آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ سعد جواب دینے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا۔ وہ لمبا دراز کا شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ، دوسرا بے فکری سے جیب میں۔ اس نے سرمئی پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے قد و قامت پر پوری طرح جچ رہا تھا۔ اندر سیاہ شرٹ تھی، اس کے لہردار بال نفاست سے پیچھے کی طرف سنوارے ہوئے تھے، جو اس کی شخصیت کی شائستگی کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ پورا حلیہ اس کی سنجیدہ، مہذب اور متوازن ہونے کا عکس تھا۔ اندر آتے ہی اس نے میز کے ساتھ ٹیک لگائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زرین اور زنیرہ نے بیک وقت جواب دیا۔ زنیرہ نے فوراً کتاب میں بک مارک لگایا اور اسے بند کر دیا۔ یہ چھٹکو زنیرہ ہے نا؟ قابل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زنیرہ چونک گئی۔ سعد نے اس کا ذکر کیا تھا؟ جی، اس نے حیرانی سے جواب دیا۔ قابل مسکرایا اور اسی لمحے کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ قابل صاحب، میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں
कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जरीन ने दो टोक लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो अदालतों में सुनी जाती है। यहाँ फिजा ही कुछ और थी, जैसे हर लफ्ज़ बोलने से पहले ही खुद को तोलना पड़ता हो। काबिल सामने पड़े सफ़ेद सोफे पर बैठ गया। जी हाँ जरीन, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर बात बदलते हुए बोला, खैर आप बताएं, जरीना बेगम कैसी हैं। ये जुमला सुनते ही जरीन के चेहरे से रंग उड़ गया। लम्हा भर को उसकी पुश्त सीधी हो गई, उंगलियां बेइख्तियार ही आपस में उलझ गईं। यह बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए थी। जरीना उसकी माँ का नाम था। माजी की तलखियां याद आने लगी। वो उस अजियत से बहुत पहले बाहर आ चुकी थी, या कम अज कम वो यही समझती थी। ठीक है, उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। आप कैसे जानते हैं उन्हें। काबिल के होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई। सिर्फ आप ही तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी जरीन, फिर तो आपको मालूम होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जरीन के जज्बात उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हो रहे थे। वो मजबूत मिजाज औरत थी, खुद को संभालना जानती थी। जी। काबिल ने मेज पर पड़ी हुई रूबिक्स क्यूब उठाई। कमरे में खामोशी छा गई, सिवाय उसके हाथों की तेज हरकत के। एक हाथ चंद घुमाओ और ठीक 23.6 सेकंड्स में क्यूब हल हो चुकी थी। उसने क्यूब मेज पर रखी, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान नहीं था। सादी, तुम्हें कहा भी था कि 8 खानों वाला रूबिक्स क्यूब ले लेते हैं, यह तो बहुत आसान है। काबिल ने अफसरदा अंदाज में कहा। जरीन को समझ नहीं आ रही थी। ये शख्स कहीं से भी जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाने वाला नहीं लगता था। हद से ज़्यादा लापरवाह, हद से ज़्यादा आज़ाद। काबिल, इन लोगों का मसला देख लें अभी, साद ने गुस्से को दबाते हुए कहा। एक तो तुम आजकल के बच्चे, ज़रा सब्र नहीं है तुम लोगों में। काबिल ने लापरवाही से जवाब दिया, फिर अचानक जरीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी लॉयर साहिबा, क्या चाहती हैं आप। उसकी नज़रें जरीन पर जमी रहीं, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे जवाब पहले से ही मालूम हो मगर रस्मी सवाल ज़रूरी हो। आपको मालूम होगा कि इस कंपनी में जुनेरा के 50% शेयर्स हैं, जरीन ने साफ और नबेतुले अंदाज में कहा। इक्वेजन बाय लॉज के मुताबिक उसका भी इतना ही हक है जितना मिस्टर साद का। जरीन हर मुमकिन जवाब के लिए तैयार थी। काबिल हंस पड़ा। यह हंसी कमरे में अजीब तरह से गूंज गई। मिस्टर साद, साद कह सकती हैं आप इन मोहतरम को। काबिल ने साद की तरफ देखकर कहा। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। साद एकदम ही संजीदा हो गया। मुझे पसंद नहीं कि कोई ऐसा शख्स मेरा नाम ले। काबिल ने उसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। उसकी तवज्जो अब जुनेरा पर थी। वह किताब बंद किए हुए खामोशी से उसे देख रही थी। कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप। काबिल ने जैसे यूं ही पूछ लिया। सवाल अजीब था, मगर जुनेरा ने जवाब दे दिया। माला। ओह, वही जिसमें माला मर जाती है। काबिल ने तजस्सुस से पूछा। ये सुनकर जुनेरा का दिल डूब गया। वह कई महीनों से इस नॉवल के स्पॉइलर से खुद को बचाती आ रही थी। किसने सोचा था कि शेयर एक्विजिशंस की मीटिंग में कोई उसका नॉवल स्पॉइल कर देगा। सॉरी, मुझे लगा आप पढ़ चुकी हैं, काबिल ने कहा, मगर नज़रें अब भी उसी पर थीं। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। जरीन ने काबिल की तवज्जो वापस अपनी तरफ खींची। आप संजीदगी से असल मसले पर फोकस कर सकते हैं। जरीन जरीन, काबिल ने नर्म लहजे में कहा। आप बैठें, कॉफ़ी आ रही है, साथ केक भी, हम आराम से बात करते हैं। जुनेरा, आप 18 की हो गई। काबिल ने पूछा। जी। जुनेरा अभी तक शक में थी। ये इंसान उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नॉवल उसने जानबूझकर स्पॉइल किया था। उसने खुद देखा था, बुकमार्क लगाते हुए। दैट्स गुड, काबिल मुस्कुराया। हम आपको आज से जोई बुलाएंगे। अच्छा निकनेम है ना। वो किसी बच्चे की तरह पुरजोश हो गया। जरीन और जुनेरा एक दूसरे को देखने लगी। यही वो शख्स था जिससे सब डरते थे। यही वो था जिसका डेटा नेशनल डेटा में मौजूद नहीं था, और यही इस कंपनी को चला रहा था। मैं ऐसा ही हूँ, काबिल ने जैसे उनके ख्यालात पढ़ लिए हों। सादी भी यही सोचता है। 23.6 सेकंड्स में रूबिक्स क्यूब हल करना, हर बात बगैर कहे समझ जाना। काबिल वाकई एक खास शख्सियत का मालिक था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। काबिल ने नजरें उठाए बगैर कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला और माया अंदर दाखिल हुई। उसके कदम गैर इरादी तौर पर सुस्त थे, जैसे फिजा का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो। आंखें नीची, उंगलियां आपस में उलझी हुई। बिल्कुल वक्त पर आई हो माया, काबिल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हल्का सा मुड़ा। जोई, ये माया है, आपकी सेक्रेटरी। साद ने चौंक कर कुर्सी की पुश्त मजबूती से थाम ली। क्या मतलब।
ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पांव तले जमीन खींच ली हो। ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया था। काबिल ने बनावटी अफसोस के साथ कंधे उचकाए। जरीन ने तुम्हें जो कुछ बताया है वो सब दुरुस्त है। मैंने 2 साल इस कंपनी पर लगा दिए हैं। साद ने मेज पर हाथ रखा, उंगलियां कांप रही थीं। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ये सब यूं ही दे दूं? माया की सांस अटक गई। सरसाद उस लम्हे हद से ज्यादा खौफनाक लग रहे थे। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या काबिल सर वाकई सब कुछ ठीक कर लेंगे? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कंपनी तुमने अकेले बनाई हो। काबिल कुछ बोलता, इससे पहले ही जुनेरा बोल पड़ी। ये कंपनी हम दोनों के अब्बू ने मिलकर कायम की थी। मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, साद ने झुंझलाकर कहा। ये मेरी मेहनत है, मैंने इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया है। जो चीज मेरी है, जुनेरा ने सुकून से सांस ली, वो मैं लेकर रहूंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ। साद कुछ बोलने ही वाला था। तुम दोनों को कंपनी से एग्जाइल किया जा रहा है। काबिल ने बात काटते हुए जरीन की तरफ चाय का कप बढ़ाया। उसका लहजा बिल्कुल मामूल का था, मगर कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आप इन दोनों को कैसे निकाल सकते हैं? जरीन भी साद और जुनेरा की तरह शौक में थी। क्योंकि कंपनी के वोटिंग राइट्स मेरे पास हैं। काबिल ने बड़े सुकून से केक का एक टुकड़ा काटते हुए कहा। और इन दोनों के 22 साल के होने तक पावर ऑफ अटर्नी भी मेरे ही पास है। सादे लफ्जों में, मैं इन्हें कानूनी तौर पर कंपनी से निकाल सकता हूँ। आओ माया, ये केक ट्राई करो, बहुत मजे का है। काबिल ने माया की तरफ इशारा किया। माया उलझन में थी। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में तो लिखा था कि वो मिस जुनेरा की सेक्रेटरी होगी। अगर जुनेरा ही यहाँ से निकाल दी गई तो उसका इस कमरे में होना ही किस लिए था? खामोशी से काबिल के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। काबिल ने केक का टुकड़ा उसके सामने रखा। ये ज्यादती होगी, जरीन ने सख्ती से कहा। बगैर किसी दुरुस्त वजह के आप इन दोनों का एग्जाइल नहीं कर सकते, चाहे आपके पास राइट्स ही क्यों ना हो। और अगर मैं फिर भी निकाल दूं तो? काबिल ने ऐसे पूछा जैसे वो जरीन की शख्सियत को पढ़ रहा हो। मैं कोर्ट में केस करूंगी। जरीन की आवाज में धमकी वाज़ेह थी। मेरे लिए ये साबित करना बहुत आसान होगा कि आपका फैसला सिर्फ आपकी ज़ाती फ़ायदे के लिए था। साद और जुनेरा दोनों इस कंपनी के हकदार हैं। यू आर वेलकम टू ट्राई। काबिल ने केक की एक बाइट लेते हुए कहा, जैसे सब कुछ अब भी उसके लिए महज एक खेल हो। साद खामोश था। शायद ये काबिल की कोई चाल हो। वो हद से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। ये सब एक फरेब भी हो सकता था। आप ये केस हार जाएंगे। जरी ने काबिल को एहसास दिलाने की कोशिश की। वो कभी केस नहीं हारी थी। कमरे में एक सुनसान वीरान सी फिजा छा गई। काबिल की एनर्जी बदल चुकी थी। वही हंसमुख शख्स अब खौफनाक लग रहा था। मैं कभी नहीं हारता जरीन। उसका लहजा सर्द हो चुका था। जीत, वो जरीन की आंखों में आंखें डालकर बोला, हमेशा से मेरे मुकद्दर का हिस्सा रही है। माया की नजरें काबिल से हट ही नहीं पा रही थी। पूरा कमरा जैसे बंजर मैदान में बदल गया हो। वो शख्स अब वैसा नहीं लग रहा था जिसने कभी माया को जिंदगी की अहमियत समझाई थी। ये कोई और ही शख्स था। इंसाफ करना जरूरी है। जरीन का पारा हाई हो रहा था। मैं आपको ये ज्यादती नहीं करने दूंगी। मैंने कब कहा कि ज्यादती होगी? काबिल ने केक की दूसरी स्लाइस उठाई। ये दोनों अभी तैयार नहीं हैं। अगर अभी इन्हें एक साथ फैसला साजी का इख्तियार दे दिया तो सब कुछ खराब कर देंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। वो लम्हा भर को रुका, फिर बोला, इसलिए हम इन्हें एग्जाइल करेंगे। 2 साल में इन्हें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करना होगा। जैसे ही 10 लाख का प्रॉफिट आएगा तो वापसी। कैसा है ये आइडिया? आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि सुनेरा के शेयर्स हैं? जरी ने फौरन पूछा। वो इसकी अमानत है, इसे मिल जाएंगे। काबिल ने यकीन दिलाया। मैं इसके हवाले से पेपर्स तैयार कर लूंगी। क्या आप कल अवेलेबल होंगे? काबिल ने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। चंद सेकंड्स बाद जरीन का फ़ोन बज उठा। ये मेरा नंबर है, काबिल ने फ़ोन रखते हुए कहा। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। साद और जुनैरा की तरफ मुड़ा। तुम दोनों जल्दी फैसला करो कि कौन सा बिजनेस करना है। तुम वाकई मेरे साथ ऐसा करोगे? साद ने काबिल को यूं देखा जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। सादी, ये दिन आना ही था, काबिल ने थके हुए लहजे में कहा। तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे मना किया था बताने से, इसलिए जरीन और जुनैरा के आने पर ही तुम्हें सब मालूम होना था। और जहाँ तक एग्जाइल करने की बात है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कंपनी के 2 हिस्से बनते हैं या तुम दोनों एक साथ इसे संभाल सकते हो।
साथ जानता था उस लम्हे वो कुछ नहीं कर सकता। जरीन, मुझे आपसे अलग बात करनी है, काबिल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। माया, आप जा सकती हैं, कल से आपकी असल जॉब शुरू होगी। मैं चाहता था आप बस इंट्रैक्शन देख लें। फिर उसने साद और जुनैरा की तरफ रुख किया। तुम दोनों का अब इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं, बाहर जाओ और 3 घंटे में कौन सा बिजनेस कर सकते हो। काबिल ने एक ही साथ सबको निपटा दिया। साद खामोश खड़ा था। उसकी खुशी चीख चीख कर वो सब कह रही थी जो वो बोलकर नहीं कह पा रहा था। जुनैरा भी अब समझ चुकी थी, पिछली मुलाकात में साद ने जो कहा था वो आज सच साबित हो रहा था। काबिल हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है, मगर आखिर उस शख्स में ऐसा क्या था कि बिजनेस टाइकून ने उसे अपनी औलाद से ज्यादा काबिल एतमाद समझा। साद आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, जैसे हर कदम उसके अंदर कुछ तोड़ रहा हो। जुनैरा ने मेज से अपनी किताब उठाई, बैग कंधे पर डाला। जरीन, मैं पास वाली कॉफी शॉप में होंगी, बस ऐलान किया और पलटे बगैर चली गई। दफ्तर खाली हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ काबिल और जरीन आमने सामने बैठे थे। काबिल ने टांग पर टांग रखी, सोफे से टेक लगाई, चेहरे पर वही बेफिक्री जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मानना पड़ेगा आपकी चालाकी को, जरीन ने फाइल बंद करते हुए कहा। अगर मैं शेक्सन के कानून के तहत केस भी ले जाती तो 7 साल चलता। जुनैरा 4 साल में 22 की हो जाएगी। आपने खूब जाल बिछाया है ताकि मैं केस ना करूं। वो रुकी, नजरें सीधी काबिल पर जम गई। लेकिन मैं फिर भी करूंगी, मुझे आप पर भरोसा नहीं। काबिल ने कॉफी का एक घूंट लिया, मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी वकील हैं आप, वो संजीदगी से बोला। केस जरूर करना चाहिए, बैकअप के तौर पर अगर मैं धोखा दे दूं। जस्ट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। उसने कप आहिस्ता से मेज पर रख दिया। लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज। काबिल का लहजा बदल गया। जोई की हिफाजत है। क्या मतलब? जरीन सीधी होकर बैठ गई। मतलब ये कि जब आप इस लेवल की इंडस्ट्री में एक नुमाया नाम बन जाएं, तो दुश्मन खुद बन जाते हैं, काबिल पुर एतमाद अंदाज में बोला। और सबसे खतरनाक दुश्मन यहाँ की माफिया। मैं जुनैरा को बचा सकती हूँ। जरीन की अंदर की ममता जागी। हमेशा बचाती आई हूँ, वो महफूज रहेगी। काबिल ने सर हिलाया। आप और जोई का यहाँ आना सबने नोटिस किया होगा और ये बात कहीं ना कहीं पहुंच भी चुकी होगी। वो जरा सा झुका। वो समझ सकते हैं कि आप लेवरेज के लिए बेहतरीन सौदा हो। जरीन की उंगलियां लाशौरी तौर पर बैग की जिप पर जम गई। मैं कल से इन दोनों की सिक्योरिटी हाई करूंगा, काबिल ने कहा। साद और जोई इस कंपनी के सबसे कीमती असासे हैं। आपको क्यों लगता है कि उन्हें यूं एग्जाइल करना सही फैसला है? जरीन अभी भी समझ नहीं पा रही थी उसे। काबिल लम्हा भर को खामोश रहा। जमान और शामिर भाई की आखिरी ख्वाहिश थी, उसने आहिस्ता से कहा। जरीन चौंक गई। आप उस वक्त उनके साथ थे? काबिल ने नजर चुरा ली। वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा जरीन, फिलहाल बस एतमाद करें। वो उठ खड़ा हुआ। आज की बातों पर मेरे साइन ले लीजिएगा, अपना केस तैयार रखें और साद और सोई मेरे हवाले कर दीजिए। मैं जुनैरा को आपके हवाले नहीं कर सकती, जरीन ने दो टोक कहा। और सच कहूँ तो मुझे मर्दों से नफरत है, खास तौर पर आप जैसे जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। काबिल मुस्कुराया। तो आपको लगता है मैं छोटा हूँ, यानी 37 का नहीं लगता? मुझे पहले ही अंदाजा था। जरीन ने गहरी सांस ली। आप इतने लापरवाह क्यों हैं? क्या आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सख्त होना चाहिए? ऐसे आप कंपनी चला पा रहे हैं? काबिल की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। जब इंसान जिंदगी में सब कुछ देख लेता है, वो धीरे से बोला, तो दुख, दर्द, गुस्सा, खुशी सब अपनी अहमियत खो देते हैं। और आपने कहा था ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जरीन को अचानक याद आया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये जुमला उसने कभी साद को जुनैरा के बारे में कहा था। तो ये शख्स लापरवाह नहीं था, वो बस छुपा हुआ था। वक्त के साथ आप समझ जाएंगी, काबिल ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। कल से साद और जोई मुकम्मल सिक्योरिटी में होंगे और जोई आपके पास ही रहेगी। उम्मीद है आप अपनी बात के सच्चे होंगे मिस्टर काबिल, जरीन ने फाइल बैग में रखते हुए कहा। आपसे झूठ बोलने का मुझे कोई फायदा नहीं। काबिल ने जरीन के लिए दरवाजा खोला। जरीन कॉफी शॉप के लिए रवाना हो गई। एक वीरान वेयरहाउस, छत से लटकती जंग आलूद लोहे की चादरें हल्की हल्की चरचरा रही थीं। कहीं कहीं से पानी के टपकने की आवाज आ रही थी।
जो खामोशी को और ज्यादा खौफनाक बना रही थी। दीवारों पर नमी की सियाह धब्बे फैले हुए थे, जैसे बरसों की कहानियां अपने अंदर समेटे हों। अंदर इंतहाई अंधेरा था, बस एक टूटी हुई बल्ब की मध्यम रोशनी जो हर चंद लम्हों बाद लरस कर जलती बुझती पूरे हॉल को किसी डरावने ख्वाब जैसा बना रही थी। बीच हॉल में एक कुर्सी से दो लोग बंधे हुए थे, एक लड़का, एक लड़की। लड़के का सर झुका हुआ था, सांस मध्यम मगर जिंदा होने की गवाही दे रही थी। हाथ मोटी रस्सी से इतनी मजबूती से बंधे थे कि हल्की सी जंबिश भी दर्द की लहर दौड़ा देती। लड़की का सर एक तरफ ढलका हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे, जिस्म बेजान सा, जैसे होश उससे कोसों दूर हो। अचानक 4 गोलियों की आवाज गूंजी। धमाकों की तरह वेयरहाउस की दीवारें कांप उठी। चूहे और परिंदे बदहवास होकर इधर उधर भागे। लड़का झटके से होश में आया, सांस उखड़ गई, आंखें खौफ से फैल गईं। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की मगर रस्सियों ने इजाजत ना दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें लड़की पर पड़ी, वो अब भी बेहोश थी। पानी फेंको इस पर, कहीं अंधेरे से एक भारी सर्द आवाज उभरी। अगले ही लम्हे बर्फ जैसा ठंडा पानी उन दोनों पर फेंका गया। लड़का तड़प उठा, सांस सीने में अटक गई। लड़की चीख के साथ होश में आई। आंखें खुलते ही उसने खुद को अजनबी अंधेरे में पाया। दिल दहल गया। उसने इधर उधर देखा, साए, हर तरफ साए। कम से कम 8 से 10 आदमी, कुछ दीवारों के साथ टेक लगाए, कुछ हाथों में बंदूकें थामे, चेहरे आधे अंधेरे में छुपे हुए। आंखों में वहशत और दरिंदगी चमक रही थी। एक शख्स पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी वेयरहाउस में गूंजी, टकरा कर वापस आई और खौफ को कई गुना बढ़ा गई। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। एक ही दिन में शामिर और जमान की कीमती असासें मेरी कैद में हैं। वो रोशनी के नीचे आ गया, चेहरा पतला, आंखें सुर्ख, हाथ में चमकता हुआ चाकू जिस पर ताज़ा खून के धब्बे वाजे थे। लड़की के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। लड़के ने दांत भींच लिए। वो शख्स चाकू घुमाता हुआ उनके गिर्द चक्कर लगाने लगा, जैसे शिकारी अपने शिकार को नाप रहा हो। तुम्हें अंदाजा भी है? वो झुककर लड़के के कान के करीब बोला। तुम दोनों की चीखें कितनी कीमती होंगी। फिर वो लड़की के सामने रुका, चाकू उसके थोड़े के नीचे रखा। आज का दिन, वो सरगोशी में बोला, तुम दोनों कभी नहीं भूलोगे। बल्ब एक बार फिर लरस कर जलने लगा। साए दीवारों पर नाचने लगे। बंदूकों की धात की आवाजें, बूटों की चाप और उन सब के बीच दो बंधे हुए वजूद, जिन्हें अभी अंदाजा नहीं था कि ये रात कितनी लंबी होने वाली है। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और मैं जुनैरा का तो बखूबी समझ सकती हूँ माला को लेकर। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।